नमस्कार, मैं शरद यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले 5 से 6 दिन से लगातार क्लासेस को होल्ड कर दिया गया था क्योंकि मेरे मेंस एग्ज़ाम चल रहे थे, यूपी पीसीएस 2023 का मेंस, और जिसके पेपर की रिव्यू भी मैंने जो है कि लगातार चैनल पे दे रहा हूं। 2 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूपी पीसीएस 2023 मेंस एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस मैंने बताया, कैसे पेपर को मैंने किया है, कैसे आपको करना चाहिए, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए यूपी पीसीएस 2024 के लिए। तो उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा जो आपकी आगामी तैयारी के लिए बेस्ट रहेगी। और इसी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 1 अक्टूबर से रेगुलर मैं क्लासेस देकर आऊँगा। तो अब रेगुलर आपकी घटना चक्र की सीरीज़ को चलाया जाएगा, करंट अफेयर्स विजन आईएएस को भी चलाया जाएगा, और जो भी क्लासेस पहले से चल रही थी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो दी जा रही थी, वो सभी चीज़ें अब रेगुलर कर दी गई हैं। तो इन सभी चीज़ों की अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्लास की अपडेट की। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनके बारे में समझा था। और अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा कि पूरे विश्व पर कर्क रेखा किन किन देशों से होकर जाती है और क्या इसकी वैल्यूज़ है, भारत में क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, दुनिया के किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है, ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि अगर आपको घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन का पीडीएफ चाहिए, जो कि इस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप क्लास में, तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं पूरे प्रोसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। तो जरा हम देख लेते हैं पहले ग्लोब पे। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाया था, तो मैं यहाँ पर फिर से मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, ये आप एक गोला देख रहे हैं। वो गोला कौन सा है? वो चांद का गोला नहीं है, वो हमारा गोला है। हमारा गोला मतलब पृथ्वी है। तो देखिए, ये जो 0 डिग्री आपको देखने को मिल रही है, ये क्या देखने को मिल रही है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जब 0 डिग्री से साउथ में जाएंगे तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री से उत्तर की ओर चलने पे 23.5 डिग्री पर क्या देखने को मिलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट मीन्स की कर्क रेखा देखने को मिलती है। और ये कर्क रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप आएगा, एशिया महाद्वीप आएगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आएगा, लेकिन साउथ अमेरिका महाद्वीप नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है इसमें। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें 3 महाद्वीप आते हैं। यूरोप के भी कुछ देश आ जाएंगे, शायद देखना पड़ेगा यूरोप के देश आते हैं कि नहीं आते। मेरे हिसाब से यूरोप का एक भी देश यहाँ पर नहीं आएगा। और कई सारे प्रशांत महासागर हो गए, अटलांटिक महासागर हो गए, ये सभी महासागर भी यहाँ से गुजरते हैं। हिंद महासागर का अरब सागर वाला जो पार्ट है, बंगाल की खाड़ी का पार्ट है, तो इसके बारे में ही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जब चलेंगे तो 23.5 डिग्री आपको जो देखने को मिलेगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी। लेकिन जब साउथ में हम चलेंगे, दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलती है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसीलिए आपने यहाँ पर पढ़ा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर की ओर जब हम चलेंगे 23.5 डिग्री में, तो यहाँ पे कर्क रेखा देखने को मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ होती है। इट मीन्स कि क्या हो गया, अगर सितंबर और मार्च में अगर आप देखेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विषुवत रेखा के पास पड़ता है, लंबवत। लेकिन 21 मार्च से क्या होता है, विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है उससे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है सूर्य का प्रकाश। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि 21 जून तक लगभग 3 महीने में कर्क रेखा की तरफ पूरी तरीके से प्रकाश आ जाता है। तो सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है और 3 महीने के बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी कि लगभग जून के आसपास का जो महीना होता है उसमें क्या होता है कि सूर्य पूरी तरीके से कर्क रेखा के सामने चमकता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें धूप यानी गर्मी का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए भारत में आप देखोगे लगभग 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, जिसके बारे में मैंने इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल से डिस्कशन किया है। डिटेल डिस्कशन जानने के लिए इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको सारी क्लासेज रेगुलर मिलती रहेंगी वहाँ पर भी।
तो वहां आप देखोगे कि भारत में जब गर्मी पड़ती है जून जुलाई में, तो क्यों इतनी अधिक गर्मी होती है? क्योंकि सूर्य देवता जो होते हैं सीधे हमारे सर के ऊपर चमक रहे होते हैं, हमारी खोपड़ी गर्म कर रहे होते हैं उस समय। और 21 जून की इस तिथि को कर्क रेखा मतलब कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, समर सॉलिस्टाइस कहा जाता है, क्योंकि हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन भारत में रहकर कर रहे हैं, इसीलिए भारत में उस समय गर्मी पड़ रही होती है। जबकि इसी दौरान 0 डिग्री के नीचे अगर आप जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां पे मौसम कैसा होता है? वहां पे मौसम ठंडा देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? ठंडा देखने को मिलता है। लेकिन हम रहते भारत में, तो भारत में स्टडी कर रहे हैं, तो कर्क रेखा के समय क्या होता है? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर जाती है वे इस प्रकार हैं। तो अभी तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा, ताकि आपको मैप के माध्यम से जल्दी और पूरी तरीके से तैयार हो जाए। जैसे हवाई द्वीप एक आता है, ठीक है, जहाँ यूएसए का उत्तराधिकार मतलब यूएसए की अथॉरिटी चलती है। फिर वेस्टर्न सहारा, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई भी कहते हैं, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। तो ये प्रमुख देश हैं। लगभग 13 देश ऐसे हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, और इससे हर साल एक प्रश्न यूपी पीसीएस में या फिर आरओ में देखने को मिलता है कि कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, या कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है, या कौन से देश से कर्क रेखा बीचों बीच जा रही है। ये सभी प्रश्न घूम फिर के पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए देख लेते हैं। अब जरा हम इसको मैप पर भी स्टडी कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरी तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने क्या है? विश्व का मानचित्र है, पॉलिटिकल मानचित्र है। तो जरा मैं इसको जूम कर दूं आपके लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ये जूम, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक तरफ से समझने का। ये देखिए यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है दोस्तों। ये कैंसर मुंह का कैंसर नहीं है, ये हमारे दुनिया का कैंसर है, जिसको नाम कहते हैं हम कर्क रेखा। तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? 23.5 डिग्री है, लेकिन वो भी कौन सी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जा रहे हैं। और ये आपकी 0 डिग्री है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। अब एक तरफ से हम स्टडी करते हुए चलेंगे तो आपको आइडिया लग पाएगा कि हाँ कौन कौन से देश इस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हवाई आइलैंड, जो कि यूएसए के टेरिटरीज में आता है। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्यूबा देखने को मिलेगा आपको। ये देश हो गए। लेकिन जब हम और इधर बढ़ते हैं, देखिए महाद्वीप के साथ चलेंगे ना, तो आपको लोकेशन एकदम याद रहेगी, एक क्रम से याद होगा, एकदम वेस्ट टू ईस्ट के माध्यम से। फिर यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न सहारा लिख रहा है इस लाइन पर। आप देखिए मैंने ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये वेस्टर्न सहारा की तरफ जा रही है, तो ये लाइन हटाया तो ताकि आपको प्रॉपर दिखे। फिर वेस्टर्न सहारा से निकलेंगे तो मारितानिया यहाँ पे दिखेगा। फिर अल्जीरिया यहाँ पर दिखेगा, देखिए ये जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए लीबिया जाती है, लेकिन चाड और नाइजर दोनों ही नीचे हैं। फिर इसके बाद आपका मिस्र यानी इजिप्ट, रेड सी होते हुए सऊदी अरब, और यहाँ पे यूएई, और यहाँ पर ओमान, इनसे होके जा रही है। फिर ये भारत में एंट्री करती है, लेकिन पाकिस्तान इससे अछूता रह जाता है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। फिर यहाँ बांग्लादेश है येलो कलर का, फिर यहाँ पे म्यांमार है, और आगे चीन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कई सारे जो है कि देशों से होकर ये गुजरती है। अब इसी में आप आगे देखेंगे कि ये चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ये कंफर्म हो गया कि चार्ट को भी स्पर्श करते हुए जा रही थी। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होगा, तो ठीक इसी समय कर्क रेखा पर जो है कि 43 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात इसकी कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन इतना पूछा जा सकता है कि मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो सिंपल सी बात है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 47 डिग्री आपका बनेगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आप चलते हैं इस पे एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2000 मतलब 1997 का पूछा गया है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होता है। तो ये 43 डिग्री होता है, लेकिन अब इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और ये अगर आपसे पूछा जाए 47 डिग्री, तो आप कहोगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ का और 23.5 डिग्री साउथ का जब हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 47 डिग्री, जो कि आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य की दूरी है। और बीच में क्या 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए ऐसे प्रश्न अभी भी पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुराने हैं, 2005 ही नहीं, अभी भी लेटेस्ट प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? हमने देखा था मिस्र से तो गुजर रही थी, भारत से गुजर रही थी, म्यांमार से भी, लेकिन ईरान से नहीं। ईरान, इराक यहाँ से नहीं, बल्कि सऊदी अरब से गई, यूएई से गई,
ओमान से गई। ये जो देश थे आपके अरबी कंट्री के, तो यहाँ पर ये 3 देश प्रमुख हैं अरबी कंट्री के। यहाँ पर एक बार फिर से नाम को रिवीजन कराया जा रहा है। तो हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहामास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। फिर साथ ही साथ ओमान और ताइवान भी यहाँ पर हैं। और यह चार्ट के सुदूर उत्तर सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। तो चार्ट भी इसमें नाम ध्यान रखने हैं, कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि जो अरेबियन कंट्रीज हैं उसमें केवल और केवल ये मुख्य रूप से यूएई से होकर जाती है, जो संयुक्त अरब अमीरात है, और सऊदी अरब है, ओमान है। ये 3 देश हैं जहां से होकर गुजरती है। अब इसी के साथ हम साउथ वाली मकर रेखा को भी पढ़ ले। तो मकर रेखा में भी सेम पॉइंट है, बस आपको डिस्कस करना है कर्क रेखा की जगह अब मकर रेखा को। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये मैंने आपको आगे ही ग्लोब में बता दिया था स्टार्टिंग में ही, इसको मकर रेखा कहते हैं। और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, 21 या 22 दिसंबर को चमकती हैं। और ऐसे में हम भारत में रहते हुए क्या कहते हैं कि अब सूर्य हमारे भारत की तरफ से चले गए हैं और दक्षिण में चले गए हैं, इसीलिए ठंडी हमें देखने को मिलती है, शीत ऋतु मिलती है देखने को। तो हम इसके लिए क्या कहते हैं, शीत अनंत कहेंगे यहाँ पर। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन जब पूरा का पूरा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है तो उत्तरी भारत में क्या स्थिति होगी, तो उत्तरी भारत में हम कहेंगे कि इस दिन सबसे छोटी जो है कि दिन होती है, रात सबसे लंबी होती है, क्योंकि सारा जो बड़ा दिन होना था वो दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है, तो भारत में क्या होगा, छोटा दिन होगा। और इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है दक्षिणी गोलार्ध में। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु देखने को मिलती है। तो हम कहते हैं ना, भारत में दिसंबर में क्या होता है, हमें ठंडी देखने को मिलती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। चूंकि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। मकर रेखा कितने देशों से जाती है, इसको देख लीजिएगा। तो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया से होकर जाती है। तो ये भी लगभग 12-13 देशों से जाती है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ के साथ साथ अब मैप पर भी स्टडी कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो सके। तो चलिए मैप को पहले हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये आपके सामने मैप मैंने ओपन कर दिया है। तो ये देखिए 0 डिग्री पे जो है कि ये इक्वेटर है, और अभी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिस्कशन किया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23.5 डिग्री क्या होगा, साउथ में हो जाएगा। तो अब इसको हम देखते हैं एक एक किस किस देश से होके जा रही है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा चिली का पार्ट है यहाँ पे, ये रहा चिली, और ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये अर्जेंटीना का पार्ट है। यहाँ पे ये देखिए पराग्वे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका ब्राजील। लेकिन ध्यान देना, पराग्वे तो है लेकिन उरुग्वे नहीं है, और अक्सर इस शब्द से कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है कि पराग्वे है या उरुग्वे, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान देने वाली बात है कि पराग्वे है, उरुग्वे नहीं। फिर आगे अगर हम और जाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे, तो जब मतलब अफ्रीकन महाद्वीप में आएंगे तो नामीबिया देखने को मिलेगा, और यहीं पे नामीबिया के बाद जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये सभी देश जो है कि इस पे स्थित होते हैं। और वहीं आप देखोगे भारत में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन कौन से देश हैं जो आपको मकर रेखा पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं दोबारा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है क्या, तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि वो पश्चिम से पूर्व घूर्णन अगर कर भी रही है तो उसके कारण क्या मौसम में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मौसम में परिवर्तन तब होता है जब वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं कि रिवोल्यूशन। ये कमेंट में आपको बताना है। मैंने स्टार्टिंग के दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। परिभ्रमण और परिक्रमण ये दोनों ही बहुत छोटे शब्द हैं, जिसको हम इंग्लिश में रोटेशन और रिवोल्यूशन कहते हैं। इसमें बहुत बेसिक चेंजेस है, इसको आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। पृथ्वी के
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन होते हैं, ये भी गलत है। देखिए, दिन और रात कब होंगे? जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और अपनी धुरी पर घूमती 24 घंटे में। अपनी धुरी पर यानी अपनी एक्सिस पे वो घूमती 24 घंटे में, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे लगभग 365 दिन का समय लगता है, जिसमें मुख्यतः 6 ऋतुएं बीतती हैं, जैसे गर्मी, बरसात, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु। ये सभी 5 से 6 ऋतुएं जो है कि यहाँ पर बीतती हैं। तो इसको बिताने के लिए सूर्य का चक्कर लगाते समय ही सूर्य से दूरी जो होती है, सूर्य के नज़दीक आती है, सूर्य से गर्मी होती है, सूर्य से अलग हटते हैं, तो इन सभी के कारण ही आपका मौसम में परिवर्तन होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, तो जो है कि दिन और रात की घटना घटित होती है, क्योंकि धुरी पर वो 24 घंटे में घूमती, जिसमें 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, जबकि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा लगाने तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है, क्योंकि अब वो क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो मौसम में परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, बल्कि 2-2, 3-3 महीने की गर्मी, 4 महीने की गर्मी, 2 महीने का ठंडी, 2 महीने की बरसात। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक लंबा परिवर्तन देखने को मिलता है 24 घंटे की अपेक्षा, और लंबा परिवर्तन सूर्य के चारों ओर घूमने पर होता है, न कि 12-12 घंटे का जो परिवर्तन। 12 घंटे का जो परिवर्तन होता है दिन और रात, वो सूर्य मतलब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती तब परिवर्तन देखने को ये मिलता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मैंने बताया था कि बोलीविया से नहीं गुजरेगी, पराग्वे से गुजरेगी, लेकिन उरुग्वे से नहीं गुजरेगी, अर्जेंटीना और ब्राजील से गुजरती है। ये दक्षिणी जो आपका दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, वहां से पूछ लिया ये प्रश्न। हालांकि कवर करते हैं तो ब्राजील देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, पराग्वे और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया को हटा दीजिए, तो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ये चारों ही साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, जहां से आपको मकर रेखा गुजरने को देखने को मिलती है। फिर फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस का है, बोत्सवाना यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। स्पष्ट है कि मकर रेखा बोलीविया से होकर नहीं गुजरती, ये मैंने आपको बताया था। बोलीविया जो कि जस्ट बिल्कुल पराग्वे के ऊपर ही है, यानी अर्जेंटीना के ऊपर, वहां से ये गुजरती नहीं है। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है इस तरीके का, उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, किन देशों से? तो चिली से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो भारत में क्या होती है? शीत ऋतु होती है, ठंडी पड़ रही होती है, और ठंडियों में क्या होता है? सामान्यतः हाई प्रेशर होता है। लो प्रेशर अगर होता तो गर्मी होती, चक्रवात के मौसम बनते, लू का मौसम बनता, लू जो हवाएं चलती ना, गर्म हवा, उसका मौसम बनता। लेकिन यहाँ पर तो ठंडी होती है, ठंडी में तो हाई प्रेशर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। कैसा वायुदाब विकसित होता है? उच्च वायुदाब। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जब लंबवत 21 से 22 दिसंबर के बीच में चमकती हैं, तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चूंकि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम में भारत में भी उच्च वायुदाब यहाँ पर विकसित हो जाता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, दिन और रात। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है कि पृथ्वी के घूमने पर दिन और रात होता है। तो देखिए, पृथ्वी सौर मंडल में 2 प्रकार की गति करती है। अब यहाँ पर फिर से मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो अभी तक जिसने दूसरे तीसरे लेक्चर में ना समझा तो अब इस लेक्चर में जरूर समझ लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। तो देखिए, एक होती है घूर्णन गति इसकी, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति का मतलब हो गया ये रोज 24 घंटे में अपनी घूर्णन गति को कंप्लीट कर रही है। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात में ये अपने रोटेशन को कंप्लीट कर रही है, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि रोटेशन की वजह से 12-12 घंटे का दिन और रात होता है। लेकिन एक दूसरी गति होती है, उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण, रिवोल्यूशन।
ये वार्षिक गति होती है और वार्षिक गति जो होती है वो लगभग कितने दिनों में कंप्लीट होती है 365 और 365 दिन में पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही होती है सन के यानी कि सूर्य के लगा रही होती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। ये ध्यान देना कि ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब क्या होता है अपने चारों ओर घूमना जिसको हम कहते हैं रोटेशन, और इसी के कारण दिन व रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है इसलिए सदैव दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। 0 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, यहाँ पर तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर प्रॉपर जो है कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात हो सके। ठीक है, तो वो चेंज होते रहते हैं। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध यानी सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े, रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर हम बढ़ते जाते हैं यानी 0 डिग्री से हम जब 1 डिग्री नॉर्थ में, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 23 डिग्री, 25 डिग्री, 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो दिन की अवधि भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। अब समझने वाली बात है कि जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन जब सितंबर और मार्च की तरफ हम देखते हैं तो जहां पे सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है तो यहां पर दिन बड़े और रात छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की हो जाती है। क्या कह रहा है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की अवधि होती है दिन की और 6 महीने रात होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक जब हम सितंबर से मार्च की ओर बढ़ रहे होते हैं तो सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है और जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जब सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अर्थात शीत ऋतु को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो ऐसे में शीत ऋतु तभी होती है जब उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सूर्य चमकना चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध में मतलब मकर रेखा की तरफ सूर्य चमकना चाहिए और दक्षिणी ध्रुव पर फिर क्या होता है, इस कारण भी 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा लगाती है। अतः पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। अब क्या होगा कि जब भी वो पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है यानी कि रिवॉल्यूशन करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसकी कुछ स्थितियों में बदलाव आने को देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए सन यहाँ पर है, अभी अर्थ यहाँ मूवमेंट करती, मूवमेंट करते करते यहाँ पे आ गई, फिर मूवमेंट करते करते यहाँ पे आ गई, फिर और मूवमेंट करती आई और यहाँ पे आ गई, फिर और मूवमेंट किया इसने यहाँ आ गई, फिर और मूवमेंट किया फिर यहाँ आ गई। तो आप देखोगे कि पृथ्वी की स्थितियां भी बदलती जाती हैं सूर्य के सापेक्ष में और इसी वजह से 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं जिसको हम कहते हैं ऋतु परिवर्तन होना, और संक्रांतियां वर्ष में 2 बार होती हैं। जैसे एक होती है ग्रीष्म संक्रांति, समर सॉलिस्टाइस, जो कि 20-21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। और 20-21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि रात कहाँ पे सबसे छोटी होगी इस समय, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। कहाँ पे होगी सबसे छोटी रात? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि पूरा सूर्य जो हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है पूरी तरीके से। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य न चमके यानी सूर्य बहुत कम चमक रहा होगा, इसकी वजह से वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रात देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखिए, इस अवस्था को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है और रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अभी पीछे मैंने बताया था, वहां रात नहीं कहना था बल्कि मुझे दिन पूछना था, वो बाई मिस्टेक रात निकल गया। क्योंकि जब दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक हो रहा है तो रात सबसे लंबी कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा हो रहा है तो रात सबसे छोटी कहाँ होगी, उत्तरी गोलार्ध में ही तो होगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब शीत संक्रांति आती है जो कि शीत अनांत होती है, जो 21 से 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर क्या होता है, लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत संक्रांति या शीत अनांत भी कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है। इस अवस्था को मकर संक्रांति भी
कहा जाता है और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। इसीलिए मकर संक्रांति जो होती है ये 14 जनवरी को ही सेलिब्रेट की जाती है। कब सेलिब्रेट की जाती है? 14 जनवरी को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दिन की लंबाई सबसे कम होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक मानी जाती है। अब इसी तरीके से 20 और 21 मार्च को वसंत विषुव होता है के समय और 22 से 23 सितंबर शरद विषुव के समय दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर इन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों तिथियां विषुवत रेखा पर यहाँ पे सूर्य क्या होते हैं, लंबवत चमकते, 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ होती है। अब 21 मार्च से जब सूर्य की ओर उन्मुख होगी यानी कि कर्क रेखा की ओर आएगी तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 महीने बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। कहाँ पर होती है? ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसीलिए भारत में उस समय गर्मी का एहसास किया जाता है। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। ग्रीष्म अयनांत की 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा, अर्थात उन स्थानों पर वस्तु से शून्य और शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है की स्थिति रहेगी और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे 21 जून को अशून्य अंश का कोण बनता है, लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर 0 से अधिक अंश का कोण बनेगा। 0 अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनेगी, ये ध्यान देना लाइन। और कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी घटेगा और बढ़ेगा। यह उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होगा। तो अब हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आपको कराने से पहले यहाँ पर मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर परिभ्रमण गति के कारण या घूर्णन गति के कारण या रोटेशन के कारण। ये 3 अलग अलग इसके नाम होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मौसम में परिवर्तन कब होता है, जब वो सूर्य की परिक्रमा लगाता है, जिसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं या फिर रिवोल्यूशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो भाई 23 सितंबर को होगा या फिर आपके 21 मार्च को होगा, क्योंकि इन दोनों ही दिनों पे 0 डिग्री पर जो है कि सूर्य सीधा लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगला प्रश्न है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कौन कौन सा होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस समय 0 डिग्री पर सूर्य लंबवत चमकता है और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो वर्ष भर जो रात और दिन होते हैं वो भूमध्य रेखा पर ही बराबर होते हैं, 0 डिग्री पर। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं ऊपर, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन जिसका जरूरी है बस हम उसे पढ़ेंगे। अब यहाँ है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कहाँ पे? भाई जब कर्क संक्रांति पे चमक रहा है तो कर्क रेखा पे होगा या कहाँ पे होगा बताइए? उत्तरी गोलार्ध में, तो विषुवत रेखा पर होगा। कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर। लिख रहा है यहाँ पे, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। जबकि विषुवत रेखा पर रात एवं दिन की अवधियों में कोई अंतर नहीं होता है, वहाँ वर्ष भर 12 घंटे के दिन होते हैं। स्पष्ट है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफ़ी अधिक रहती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पे कब होता है? तो भाई वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। दूसरा पखवाड़ा का मतलब क्या होता है? एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 1 से 15 तारीख को हम कहते हैं पहला पखवाड़ा, और दूसरा पखवाड़ा शुरू होता है 16 से 30 तारीख, और आपकी 21 जून की जो तिथि है वो इसमें सेट होती है। तो इसलिए देखिए कितना आसान प्रश्न है, IAS प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया, कितना आसान प्रश्न है यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पे जून महीने के दूसरे पखवाड़े में होता है, 20 या 21 जून की तिथि को होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में होता है। दिसंबर माह का दूसरा पखवाड़े का मतलब 21 दिसंबर की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका,
उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सबसे लंबी रात होगी। और सबसे लंबी रात कब होगी? जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकेगा। और वो कब चमकता है? 22 दिसंबर को। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए बहुत आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, बस लॉजिक लगाना है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? अब यहाँ पर ये प्रश्न कंफ्यूज कर दिया कि 22 दिसंबर होगी या 21 जून होगा। भाई अगर मैं कहूँ कि मकर रेखा पे अगर सूर्य चमक रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? मकर रेखा पे जब सूर्य चमक रहा है तो सबसे बड़ा दिन इधर होगा, है कि नहीं? और भारत में क्या होगी? सबसे लंबी रात होगी क्योंकि जाड़े का समय है। अगर मैं कहूं कि कर्क रेखा पे चमक रहा है 21 जून को, तो यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या देखने को मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी देखने को मिलेगी। तो ये परिवर्तन आपको यहाँ पे दोनों ही आंसर यहाँ पर बनेंगे, एक नहीं बल्कि दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो किस तारीख को होगा? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होगा। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को सबसे छोटी होती है क्योंकि इस दिन 0 डिग्री का अंश बनता है, जो कि कोई भी छाया नहीं होती है। हालांकि पृथ्वी के झुकाव की वजह से 0 डिग्री की अपेक्षा 1 डिग्री के आसपास एंगल बनता है, इसलिए थोड़ा सी यहाँ पे परछाई देखने को मिलती है, जो कि सबसे छोटी छाया मानी जाती है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। भाई ग्रीष्म अयनांत का मतलब हो गया कि 21 जून को जब कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकेगा। जून की 21वीं तारीख को सूर्य क्या करता है? उत्तरी ध्रुव पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। क्षितिज के नीचे नहीं डूबता यानी कि वहां पर क्षितिज मतलब हो गया लंबवत, यानी कि लंबवत चमकता है, न कि उसके नीचे छिप जाता है, लंबवत चमकता है। तो ये हो गया आपका 12 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। और अब हम इसी के साथ अगले टॉपिक पर आते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, जो कि हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसको बहुत आसानी से समझना, बहुत आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।